इंडिया के अंदर बहुत सारे फाइनेंशियल स्कैम्स हो चुके, जिनमें से एक है सहारा स्कैम। और ये स्कैम पूरे 24,000 करोड़ का था। एक कंपनी का जलवा हुआ करता था। इस कंपनी का नाम सहारा। इस सहारा इंडिया के निवेशकों को राशि लौटाने के लिए समिति गठित की गई है। The death of Sahara Group founder Subrata Roy on November 14, 2023 has put a spotlight on the rupees 25,000 crore deposits. सहारा ये नाम एक बार फिर से चर्चा में है। ये जो सहारा स्कैम है उसमें सबसे पहले एक ही इंसान का नाम आता है और वो इंसान है सुब्रता रॉय। ये जो सुब्रता रॉय है उनका जन्म बिहार के अररिया में हुआ था, लेकिन बाद में वो गोरखपुर शिफ्ट हो गए थे। और सुब्रता रॉय ने गोरखपुर के गवर्नमेंट टेक्निकल इंस्टीट्यूट से ही अपनी मैकेनिकल इंजीनियर की पढ़ाई कंप्लीट की थी। साल आता है 1976 जब सुब्रता रॉय सहारा फाइनेंस को ज्वाइन करते। ये जो सहारा फाइनेंस था वो पहले चीट फंड का बिजनेस करता था, लेकिन आखिर ये चीट फंड होता क्या है? चीट फंड में क्या होता है कि लोगों का एक ग्रुप बना दिया जाता है और उनको बोला जाता है कि आपको हर मंथ या किसी फिक्स डेट पे फिक्स अमाउंट कंट्रीब्यूट करना है, और जिसको पैसों की जरूरत होगी को वो पैसे दे दिए जाएंगे और बारी बारी करके सभी मेंबर को ये मौका मिलता है। और इन ग्रुप्स से पैसे इकट्ठे करना, लोगों को पैसे देना और बाकी सारे काम ये चीट फंड कंपनीज करती है और इनको इस चीज में कमीशन मिल जाता है। 1978 तक सहारा ऐसे ही काम करती थी, लेकिन सुब्रता रॉय ने 78 के बाद इस मॉड्यूल को बदल दिया। उन्होंने चीट फंड के साथ रिकरिंग डिपॉजिट और फिक्स्ड डिपॉजिट जैसी पैरा बैंकिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करना शुरू कर दिया था और इसी वजह से सहारा की बहुत सी ज़्यादा ग्रोथ हुई। साल आता है 1982 जब गवर्नमेंट चीट फंड्स के ऊपर अपना कंट्रोल लाने के लिए एक एक्ट लाती है और इस एक्ट को कहा जाता है चीट फंड्स एक्ट 1982। ये जो चीट फंड होते थे उनमें अलग अलग मॉड्यूल्स होते थे, जिससे लोगों के साथ कई बार फ्रॉड भी होते थे। इसी वजह से गवर्नमेंट को इस चीज़ पर कंट्रोल लाने के लिए एक्ट लाना पड़ा, लेकिन इस एक्ट की वजह से सहारा को कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि सहारा ने अपना सारा फोकस पैरा बैंकिंग सर्विसेज पे बहुत ही ज़्यादा दे दिया था। सहारा की दिन ब दिन ग्रोथ हो रही थी और उसकी ग्रोथ के पीछे का रीज़न था उनकी मार्केटिंग, क्योंकि सहारा की मार्केटिंग वर्ड ऑफ माउथ से होती थी। क्योंकि सहारा ने शुरुआत में तो लोगों को बहुत अच्छे रिटर्न दिए थे। सहारा ने सबसे पहला काम लोगों का ट्रस्ट जीतने का किया था और उसने लोगों का ट्रस्ट जीत भी लिया था। लोगों के बीच सहारा एक ब्रांड नेम बन गया था और लोग सुब्रता रॉय को सहारा श्री के नाम से पहचानते थे। सहारा ने लोगों के लिए स्मॉल सेविंग्स स्कीम भी स्टार्ट की और सहारा अपने एजेंट्स के थ्रू लोगों को डोर टू डोर सर्विस देती थी। और जैसे जैसे टाइम बढ़ते गया वैसे सहारा अपने सारे पैसे अपने नए बिजनेस को एक्सपेंड करने में लगाता गया। सहारा ने 1990s में रियल एस्टेट में भी अपना कदम रख दिया था। उस टाइम पे सहारा ने सहारा सिटी होम्स करके एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया। इस प्रोजेक्ट के थ्रू सहारा पूरी कंट्री की 360 सिटीज में आलीशान हाउसिंग अपार्टमेंट्स बनाने वाला था। इसके अलावा सहारा ने खुद का न्यूज़पेपर भी लॉन्च किया था और सहारा ने खुद की एयरलाइंस भी लॉन्च की थी, जो उस टाइम में इंडिया की लीडिंग प्राइवेट एयरलाइंस थी। इतना ही नहीं, सहारा ने खुद के टीवी चैनल्स भी लॉन्च किए, जैसे कि सहारा समय, आलमी सहारा, सहारा वन। सहारा ने इतनी ज़्यादा ग्रोथ कर ली थी कि इंडियन रेलवे के बाद वो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉय वाली कंपनी बन गई। आपने अगर इंडियन क्रिकेट टीम और हॉकी टीम की जर्सी देखी होगी तो उस पर सहारा का लोगो ज़रूर देखा होगा, क्योंकि सहारा ने इंडियन क्रिकेट टीम और हॉकी टीम दोनों को स्पॉन्सर किया था। इसके अलावा सहारा ने स्पोर्ट्स सेक्टर में बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया था। आईपीएल में पुणे वॉरियर्स करके जो टीम थी उसे भी सहारा ही ओन करती थी। 2008 में विजय माल्या और डच बिजनेसमैन मिचेल मॉल ने मिलकर एक F1 रेसिंग टीम खरीदी थी, जिसका नाम पहले स्पाइकर था और उसका नाम बदलकर फोर्स इंडिया रखा गया। 2011 में सहारा ने फोर्स इंडिया का 42.5% स्टेक खरीद लिया था और उसका नाम बदलकर सहारा फोर्स इंडिया रख दिया था। साल आता है 2008 जब पहली बार सेबी की नज़र सहारा पर पड़ी थी।
सेबी को कंप्लेन मिलती है कि सहारा ने इनलीगली पब्लिक के पास से ओएफसीडी के थ्रू फंड इकट्ठा किया है। ओएफसीडी का फुल फॉर्म होता है ऑप्शनली फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर। लेकिन ये डिबेंचर क्या होता क्या है? किसी भी कंपनी को अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसे सबसे पहले एक चीज चाहिए होती है और वो चीज है कैपिटल, और वो भी लार्ज अमाउंट। इसीलिए कंपनी शेयर्स, बॉन्ड्स, लोन्स और डिबेंचर्स का सहारा लेती है अपनी कैपिटल रेज करने के लिए। और ये ओएफसीडी भी एक टाइप के डिबेंचर्स ही है। अगर आप डिबेंचर्स के थ्रू किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो आपको फिक्स डेट पे फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। ये जो डिबेंचर्स होते हैं वो पब्लिकली भी हो सकते हैं और प्राइवेट भी हो सकते हैं। अगर डिबेंचर्स प्राइवेटली इशू किए जाते हैं तो पब्लिक उसे खरीद नहीं सकती, क्योंकि वो किसी पर्टिकुलर इन्वेस्टर्स के लिए ही इशू किए जाते हैं। सहारा ने क्या किया था कि प्राइवेट के नाम पर डिबेंचर्स पब्लिक के लिए इशू किए थे, और वो भी सेबी की परमिशन के बिना। और ऐसा करके सहारा ने 30 मिलियन से ज्यादा इन्वेस्टर्स के पास से 24,000 करोड़ रुपए इकट्ठे किए थे। लेकिन सहारा ये बात मानने के लिए तैयारी नहीं था कि उसने ये फंड पब्लिक के पास से रेज किया है। 2011 में ये केस सुप्रीम कोर्ट के पास चला जाता है और सुप्रीम कोर्ट सहारा को ऑर्डर देता है कि वो अपने इन्वेस्टर के सारे पैसे लौटा दे, वो भी इंटरेस्ट के साथ। सहारा ने ये क्लेम किया कि उसने मेजॉरिटी ऑफ इन्वेस्टर का पैसा लौटा दिया है, लेकिन सेबी ने इस बात का प्रूफ मांगा, क्योंकि सहारा ने कुछ ही इन्वेस्टर का पैसा वापस दिया था। सुप्रीम कोर्ट सहारा को अपनी एसेट्स बेचकर इन्वेस्टर्स को पैसा लौटाने के लिए प्रेशर बनाती, और इसी बीच 4 मार्च 2014 को सुब्रता रॉय को अरेस्ट कर लिया जाता है। और इसके 2 साल बाद यानी कि 2016 में सुब्रता रॉय को कंडीशनल बेल मिल जाती है, और कंडीशन ये थी कि सुब्रता रॉय कैसे भी करके पैसे अरेंज करके अपने इन्वेस्टर्स को सारे पैसे लौटा देंगे, लेकिन वो पैसे नहीं लौटा पाती। 2017 में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर सहारा के एम्बे सिटी वैली प्रोजेक्ट को नीलाम कर दिया जाता है। 2018 आते आते सहारा के सारे प्रोजेक्ट्स या तो फेल हो चुके थे या तो नीलाम कर दिए गए थे। सहारा को अपना ग्रोसवेनर हाउस लंदन और प्लाजा होटल न्यूयॉर्क दोनों बेचना पड़ा था। सहारा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को भी IRDAI ने टेक ओवर कर लिया था, और 14 नवंबर 2023 को कार्डियक अरेस्ट की वजह से सुब्रता रॉय की डेथ हो जाती है। गवर्नमेंट ने एक पोर्टल भी लॉन्च किया है जहां से इन्वेस्टर अपने रिफंड के लिए क्लेम कर सकते हैं, लेकिन अभी तक इन्वेस्टर्स को अपने पैसे वापस नहीं मिले।